व्यूअर्स वेलकम अगेन टू आज का सबरंग। और आप जानते हैं कि आज के सबरंग में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात जो हैं उनकी मुलाकातें आपसे करवाते हैं। आज हमारे साथ जो यहाँ की एक मोतबर शख्सियत है वो हैं हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब। OBE इन्होंने हासिल किया हुआ है और माशाल्लाह कम्युनिटी का बहुत सारा काम करते हैं। हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के सबरंग में, और हम ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से सन में यहाँ तशरीफ़ लाए? जनाब मैं 1964 में यहाँ आया था। 1964 में 1964। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप यहाँ पर आए थे तो यकीनन हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत कम होगी। जी हाँ, यहाँ उतनी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कुछ चूँकि शेफील्ड जो है ये स्टील इंडस्ट्रीज़ यहाँ थी, लोग यहाँ काफ़ी थे। अब जितने उतने तो नहीं थे, लेकिन काफ़ी कम्युनिटी थी। नहीं तो आप उस ज़माने में क्या आपने अकेलापन महसूस किया, क्योंकि बहुत कम कम्युनिटी होती थी, और यहाँ की जो कम्युनिटी है उसका बर्ताव जो है हमारी कम्युनिटी के साथ कैसा सबसे था? पहले तो मैं एक आपको वाक़या सुनाऊँ। जी जी ज़रूर। मैं ईद उल अज़हा जो होती है ना, उससे 4-5 दिन, एक हफ़्ता पहले यहाँ आया था। ठीक। तो जल्दी ईद का दिन आ गया, तो मैं सुबह उठा तो मुझे भी आते ही दूसरे तीसरे दिन यहाँ एक फैक्ट्री में जॉब मिल गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा आज ईद है, मैं तो काम पे नहीं, मेरे साथी 3-4 वो जाने लगे काम पर। मैंने कहा आज तो ईद है, तो वो चले गए। तो इससे पेशतर वही मेरे खाने पीने का भी इंतज़ाम करते थे। तो उस दिन ना मैं अकेला घर बैठा हुआ हूँ, तो मैं बड़ा ही मैंने उकताहट महसूस की। तो ये तो पहले दिन की बात थी। पहले दिन की बात। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए तो साफ ज़ाहिर है जब इंसान यहाँ पर आता है तो कामकाज की तलाश भी करता है, क्योंकि इसी मकसद से तो हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आपको जो पहला काम था वो कहाँ पर मिला? जावेद साहब, मुझे शायद आपको पता हो कि ना, मुझे B क्लास वाउचर मिला था बहसियत टीचर। यहाँ मैं आया था तो मैं तो ये उम्मीदें लेके आया था कि मुझे टीचिंग जॉब यहाँ मिलेगी। तो तीसरे चौथे दिन मुझे यहाँ पे वो साथी कहने लगे कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाना पड़ता है, हर आदमी को ज़रूर जाना पड़ता है। वो मेरे साथ गए, तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या काम करते थे? मैंने कहा मैं तो वहाँ टीचर था। उन्होंने कहा हमारे पास टीचिंग जॉब तो नहीं है, यहाँ एक स्टील फर्म है उसमें एक जॉब है अगर। तो वहाँ मैं गया, वो फॉरमैन साहब ने पूछा मुझसे कि क्या काम करते थे? मैंने कहा मैं तो टीचर था। उन्होंने कहा मेरे पास तो ये स्टील का काम है, अगर ये काम करते हो। बहरहाल मैंने 2 हफ्ते वहाँ काम किया था। ठीक। तो फिर 2 हफ्ते के बाद आपने फिर मुझे साथियों ने कहा कि मैंने शेफील्ड ट्रांसपोर्ट में मैंने अप्लाई किया। वहाँ मैं आया तो उन्होंने कहा कि बाकी तो पास तुम्हारे ठीक हैं, लेकिन यहाँ हमारे 1 साल यहाँ के रहाइश जो है शर्त है। अच्छा। इसलिए हम तो फिर आ जाना। फिर मैंने रेलवे में कोशिश की, रेलवे में मुझे मुलाजमत मिल गई। माशाल्लाह, रेलवे में भी आप काम करते रहे? रेलवे में। ठीक। और रेलवे के बाद फिर आपने 1 साल गुजारने के बाद गए आप? जी, फिर मैं ट्रांसपोर्ट में आया तो उन्होंने स्टेट जॉब दे दी थी। जॉब दे दी। तो बहरहाल अच्छा, मैंने आपसे ये पूछा था कि जब आप यहाँ पर आए थे हमारी कम्युनिटी बहुत कम थी, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका बर्ताव हमारी कम्युनिटी के साथ कैसा था? देखिए, यहाँ के उस वक्त थोड़ा सा तनाव था अपनी कम्युनिटी के साथ, और ये रेसिस्ट किस्म के तासुबाना लोगों के ख्याल में कि ये कहते थे कि ये इनसे गार्लिक की बू आती है। अच्छा। और ये गंदे और इस किस्म के। तो मेरे साथ तो ऐसा कोई ख़ासा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अमूमी ये सुनते थे कि वो तो। अच्छा, इसी हवाले से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि उस ज़माने में
زیادہ ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا تھا کہ اب آج کے زمانے میں کیا جاتا ہے؟ آج جو ہے وہ مختلف قسم کے تعصبات ہیں. اس وقت تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ زیادہ تر اس دور میں ایسے لوگ آئے تھے جن کو اپنے ملک کے تعلیمی لحاظ سے بھی وہ واقف نہیں تھے, بالکل ہی ان پڑھ تھے. پھر یہاں آ کر انہیں کچھ صرف مزدوری ہوتی تھی, فیکٹری میں کام کرتے تھے, انہیں وقت نہیں ہوتا تھا, انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی اچھی رہائش رکھنی ہے یا کوئی, کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہوتا تھا کہ 2-3 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال پورے کرنے ہیں, واپس پاکستان چلے جائیں گے. تو اس وقت اس زمانے میں لوگوں کے پاس گھر بھی کم ہوا کرتے تھے. گھر ہوتے ہی کم ہے. ایک مکان, وہ ایک ایسے مکان تھے جو ڈے شفٹ والے جو ہیں وہ کام پر ہوتے تھے, تو رات شفٹ والے ان کے بستروں پر گزارا کرتے تھے, اور جب وہ جاتے تھے تو رات والے آ کر دن والے آ کر آرام کرتے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے لوگ جب یہاں پر انیشلی طور پر آئے تو ان کا تو یہی خیال تھا کہ ہم پیسے کمائیں گے اور واپس چلے جائیں گے, اور یہی وجہ تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک کمرے میں بہت سارے ساتھی ڈبل شفٹس کیا کرتے تھے. لیکن وہ لوگ سارے یہاں رہ گئے اور واپس نہیں گئے. ان کی فیملیز یہاں آنی شروع ہو گئی ہیں, اب تیسری جنریشن جو ہے وہ آ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو خیالات تھے ہمارے ان لوگوں کے جو اس وقت آئے تھے, جیسے آپ 1964 میں آپ آئے تھے, تو ان لوگوں کے جو خیالات تھے کیا ابھی ان کے خیالات وہی ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے, کہ وہ بھی اب سیٹل ہو گئے ہیں یہاں پر؟ پرانے لوگ جو ہیں وہ ان کے خیال میں تو پھر بھی ہے کہ چلو ہم اب بوڑھے ہو گئے ہیں, پینشن لیتے ہیں, پاکستان جا کر وہاں شاید آب و ہوا اچھی ہوتی ہے, وہاں رہیں. لیکن چونکہ اب وہ ایسے بندشوں میں بندھے گئے ہیں, بچے یہاں ہیں, بچوں کو تو وہاں جانے کا خیال ہی نہیں ہوتا. پھر بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں تو اب نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اچھا یہ عادت ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ پاکستان میں آپ نے مینشن کیا تھا کہ وہاں پر آپ ٹیچر تھے. جی ہاں جی. تو یہاں کے جو اسکولوں میں ٹیچر ہیں اور جو وہاں کے آپ نے وہاں کام کیا ہے اسکول میں, اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بہت ہی فرق ہے. دیکھیں وہاں تو ہم جتنی بھی تعلیم دیتے تھے نا وہ تھیوریٹیکل ہوتی تھی زبانیں. ہم انہیں بتاتے تھے کہ مثلا موٹر کار پر لیکچر دینا تھا, بتانا تھا, تو ہم کہتے تھے کہ وہ 4 پہیے ہوتے ہیں. اور یہ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. تو یہاں اگر موٹر کار پر کسی نے لیسن دینا ہے تو وہ موٹر کار سامنے ہوگی, کم از کم اس کا ماڈل سامنے ہوگا. تو یہ فرق تھا. تو جی ہاں, یعنی ٹیچنگ میں بہت فرق ہے. یہ پریکٹیکل ہر چیز بچوں کو پریکٹیکل دکھا دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہے, یہ ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں. تو جو آڈیویل چیز ہوتی ہے وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ پروفیشن سے پاکستان میں رہا ہے, یہاں پر تو جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں تو ماشاءاللہ چھڑی وغیرہ بھی چلتی تھی, میں نے خود بھی کھائی ہیں استادوں سے. لیکن یہاں پر یہ جو ہے کہ آپ بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کا کیا خیال ہے جو یہاں کے جو بچے ہیں وہ منہ چڑھ کر نہیں بولتے استادوں کے ساتھ, ان کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی عزت ہمارے پاکستان کے کلچر میں؟ دیکھیں بھائی جاوید صاحب, میرا یہاں بھی تجربہ, میں نے 9 سال پاکستان میں اسکولوں میں کام کیا ہے, اور یہاں میں نے 14 سال کالج میں یعنی پڑھایا ہے. یعنی ٹیچنگ یہاں پر بھی کی ہے؟ ٹیچنگ ہے کی ہے. تو بہت ہی فرق ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کا وہ ایک مقولہ ہے کہ سیو دا راڈ اینڈ دا اسپائل دا چائلڈ. یہ بالکل ٹھیک ہے, بچے کو آزادی ہونی چاہیے, مار نہیں ہونی چاہیے, لیکن تھوڑا بہت دبدبہ تو ہونا چاہیے. وہ نہیں رہا. تو مجھے یہاں مختلف اسکولوں میں گورننگ باڈی پر بھی رہا ہوں, اور تجربہ چونکہ شروع سے وہ اندھوں میں کان راجا کے حیثیت سے مجھے یہاں کی ایجنسیاں بھی بلاتی رہی ہیں, تو مجھے اتفاق ہوتا رہا. اور
इनका मकामी कम्युनिटी जो है उनका ये ख्याल था कि इसका असर रसूख है तो वो इस्तेमाल करते। तो मैं कई स्कूलों में, एक स्कूल में मुझे ऐसा इत्तफाक हुआ, हेड मास्टर ने कहा कि ये जो मेरा स्टूडेंट उसको सस्पेंड किया। तो वालिदैन ने मुझे कहा कि ये मेरे, तो जब मैं गया वहाँ तो उसने कहा कि मुझे इस लड़के ने कुर्सी से नीचे फेंक दिया था। हेड टीचर, हेड मास्टर जो था। तो ये इस किस्म के वाक़यात होते हैं। अच्छा, लेट्स कम टू योर काउंसलरशिप. You became a counselor and you were counselor for a long time. कौन से साल में, in which year you became a counselor? 1995 में. 1995. जी हाँ. Why did you think going into politics here? भाई जावेद साहब, मुझे असल में मैंने जैसे बताया ना, मैं 1964 में यहाँ आया तो उस वक्त लोगों को प्रॉब्लम भी काफ़ी थे हमारे लोगों को, क्योंकि टैक्स फॉर्म और इस किस्म के बहुत ही प्रॉब्लम थे। और उस वक्त थोड़ी बहुत तालीम वाले लोग बहुत कम थे। तो मैं यहाँ आया तो वर्ड ऑफ माउथ, चूँकि कुछ लोग मुझे पाकिस्तान से जानते थे तो उन्होंने आना शुरू कर दिया कि ये जी अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत ही पढ़ लेता है, लिख लेता है। और उस वजह से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये लोकल एजुकेशन वाले और जो कम्युनिटी के साथ में जिनका ताल्लुक़ था, वो भी, उन्हें जब पता चला तो वो भी मुझे खिदमात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, वॉलंटरी। अच्छा। मुझे ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मुझे ये फ़ख्र है कि कम्युनिटी के नाम पर मैंने एक पेनी भी नहीं ली। और अल्लाह ताला ये मुझे तौफीक दे कि इसी हालत में मेरी अल्लाह ताला ने मेरी तबीयत में ये है कि खिदमत खाल्क और अपनी कम्युनिटी की अल्लाह करे सब आप जैसे हों कि कम्युनिटी के नाम पर पैसा ना खाएं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप काउंसलर बने तो मुझे साथी, चूँकि अंग्रेज़ फिर जानते थे ना, उन्होंने कई दफ़ा मुझसे पहले राजा कुर्बान साहब और चौधरी विलायत साहब, ये चूँकि कम्युनिटी के साथ उनका थोड़ा रब्ता कम था लेकिन वो इस मामले में आगे थे, ये काउंसलर थे। तो मुझे, चूँकि मैं लेबर पार्टी का शुरू से मेंबर था, तो मसलन एंटी अपार्टाइड मूवमेंट में मैं अपने साथियों के साथ मिलके अंग्रेज़ों के साथ मिलके ये काम करता रहा। तो फिर मुझे कहने लगे कि तू काउंसिल में क्यों नहीं आता। तो चूँकि पहले मेरी जो जॉब थी, टीचिंग जॉब, वो काउंसिल के मातहत थे, कॉलेजेस काउंसिल के मातहत होते थे। तो 94 में जब काउंसिल के कब्ज़े से निकल गए, इंडिपेंडेंट हो गए, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि काउंसिल के लिए तुम क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा चलो। अच्छा, मैं यही सवाल करने लगा था आपसे कि जब आप काउंसलर बने, 95 में बने आप काउंसलर, तो उस वक्त हमारे काउंसलर कितने थे? 2 काउंसलर थे, ये सिर्फ 2 काउंसलर, चौधरी विलायत साहब और राजा कुर्बान साहब। दो काउंसलर थे। तो जब आप काउंसिल में एंटर हुए एज ए काउंसलर, तो बाकी वहाँ के जो लोकल काउंसलर थे उनका बिहेवियर कैसा था आपके साथ? देखिए, ये यहाँ के कम्युनिटी जो अंग्रेज़ कम्युनिटी, उनकी आदत में ये होता है, वो किसी को पसंद करें या ना करें उसे मुस्कुराहट ज़रूर देते हैं। अच्छा। तो वैसे मेरा, चूँकि देखें ना, अगर कोई आदमी इन्हें पता चले कि इसके भी कोई उसूल हैं और उसूलों पर कारबंद है, तो फिर वो उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। ठीक, ये फ़र्क है, ये थोड़ा फ़र्क है हमारे कम्युनिटी में। अच्छा, ठीक है, आप काउंसलर बन गए, माशाल्लाह। देखा गया है कि आप कम्युनिटी का काम जो है वो मतलब कि बढ़ चढ़ कर करते हैं। किसी के घर फौतगी हो जाए तो आप फ़ौरन पहुंचते हैं, कॉर्नर्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह आप दौड़ते हैं। और क्या यही वजह थी कि OBE के लिए आपको रेकमेंड किया गया है? जावेद भाई, मैं आपने ये कॉर्नर का जिक्र किया है, उस वक्त में काउंसलर नहीं था। अच्छा। मैं ये चूँकि यहाँ एक एथनिक मिनॉरिटी एडवाइस प्रोजेक्ट शुरू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग दी थी, सब यानी अफ्रो कैरेबियन कम्युनिटी जितने भी एथनिक मिनॉरिटी के, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था ताकि अपने लोगों की मदद इमदाद करें। तो उसमें मुझे एक एडवाइस वर्कर की हैसियत से जॉब मिली थी। मैं जब वहाँ काम करता था तो उस वक्त हमारी कम्युनिटी में एक
एक्सीडेंट हुआ था, दो बच्चे जो नौजवान मर गए थे और एक जो सीरियस ज़ख्मी हुआ था। तो उस वक्त मुझे कर्नल के से ताल्लुक़ रखने का मौका मिला, तो मैंने ये महसूस किया और मुझे बताया भी गया। कर्नल ऑफिसर ने कहा, जब एक दो मीटिंग उसके साथ हुई ना, तो उसने कहा कि आई थैंक गॉड कि यू हैव कम एंड यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम्स एंड एक्सप्लेनिंग द थिंग। तो उस वक्त से मैं कम्युनिटी के लिए मैंने फिर कुछ जो कि कुछ हकीकत और कुछ बनू कर स्टोरी इनको कहा कि हमारे मुसलमान जो हैं, हमारा फ़र्ज़ होता है उसी दिन मैयत। तो उस वक्त से मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ और ये बहसीत मुसलमान, चूँकि मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, मैं मज़हबी प्रैक्टिकल मुसलमान की हैसियत से कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह। तो नहीं माशाल्लाह, एक बड़ा नाम है आपका। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो OBE आपको मिला है, जी हाँ, वो कैसे मिला है और OBE होता क्या है, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, OBE हमारे शेफील्ड में जब मुझे मिला, मुझे चूँकि इससे पहले किसी की कोई मिलिट्री सर्विस या इस किस्म की कोई ऐसे कोई तो कम्युनिटी वर्क के लिए ये सिस्टम नहीं था। अच्छा। लेकिन यहाँ के पार्लियामेंट में पास हुआ कि ये बाज़ लोग कम्युनिटी का बहुत सा काम करते हैं, बड़े वॉलंटरी काम करते हैं, उन्हें भी एजाज़ मिलना चाहिए। तो उस वक्त 1998 में ये चीज़ उन्होंने शुरू की। तो जब ये आम मुश्तहरी हुई थी, मैं जो जानना चाह रहा था वो ये कि OBE होता क्या है, ये बताइए। ये अवार्ड होता है। देखो अब तो जब मुझे मिली उस वक्त एक यहाँ डॉक्टर अदमानी साहब थे, उन्होंने वो जो शनोबल के वो एक्सीडेंटली हुआ था इंडिया में, जी जी, तो वहाँ वो गए थे और वहाँ काफ़ी उनको OBE मिली थी। तो उसके बाद मुझे फिर OBE, चूँकि मैं उस वक्त रेशियल इक्वालिटी काउंसिल जो है शेफील्ड की, उसका मैं चेयर भी था। तो कुछ उस तरह से नस्ली मसावत और कम्युनिटी रिलेशनशिप के लिए इनका ख्याल था कि मैंने काम किया। और फिर मैं आपको हकीकत ये आप यकीन नहीं करते क्योंकि हर गाने, लेकिन मैं कसम कहता हूँ, मैंने ये नहीं कि मेरी इज़्ज़त हो कि मैं सिर्फ इसलिए हर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, पुलिस वालों के साथ मिलता रहा, तो इसलिए कि अपनी कम्युनिटी की कोई रिप्रेजेंटेशन हो जाए। मैंने अपने, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मरहूमा बीवी के, उसने घर के मामलात उसने संभाले रहे। मुझे कभी उसने क्यों नहीं कहा कि रात तक कहाँ है वो फलां। तो मैंने कम्युनिटी के खातर जो है ना, मैं काम भी अपना मजदूरी भी करता था, लेकिन उसके बावजूद ये मसलन पुलिस के पैनल्स पे और बाकी जाता रहा ताकि कम्युनिटी की कोई रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो उस सिलसिले में यानी कि बेसिकली आपको ये चीज़ जो मिली है वो कम्युनिटी वर्क के लिए मिली है। जी हाँ, जो कम्युनिटी में आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी है। जी हाँ, ये कम्युनिटी रिलेशन वर्क जो है मैंने, तो उस सिलसिले में मुझे इसकी न तो ख्वाहिश थी, हकीकत है, ना ख्वाहिश थी ना उम्मीद थी कि मुझे, तो वो उस वक्त मेरा वो जो हमारा डायरेक्टर था, उसने रिकमेंडेशन की कि दिस इज़ द पर्सन, ये उसने काम किए हैं, ये काम। क्योंकि मैंने एजुकेशन में भी अपनी कम्युनिटी के लिए न सिर्फ जो जिसके मैं मुलाजमत था, बल्कि मैंने ऑन द मसलन स्कूलों में सेकंड लैंग्वेज टीचर्स और इस किस्म के, उसमें भी कोशिश में करता रहा। तो देखिए मैंने अच्छा, कई दफ़ा ये है कि अल्लाह ताला हमारे वो ये मैं आपको ये बयान करने के ये ना हो कि ला तबतलू सदक़ातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, कि अगर तुम कोई नेकी का काम करो तो इसलिए नहीं कि जताओ कि मैंने ये काम किया। अल्लाह ताला मुझे माफ़ी दे। अल्लाह ताला तो मेरे बच्चों के वो नीयतें जो होती हैं अम्मा बेनेमत रब्बे का फ़हद्दिस, वो है कि अल्लाह की नेमत जो है उसका ज़िक्र किया करो। उस सिलसिले में आपने मुझसे पूछा है तो मैंने तो ये OBE मिल गई। जो OBE जो है ना ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर होता है, तो वो जो तो आजकल आप देखते हैं कि MBE, यहाँ हमारे बहुत से लोगों को MBE मेंबर ऑफ
برٹش امپائر وہ ملتے ہیں، وہ ذرا کم ہوتا ہے، اس کے بعد OBE ہوتا ہے، اس کے بعد CBE ہوتا ہے. اور چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ شیفیلڈ میں جو ہماری یہاں پر مسجد ہے ووزر روڈ پہ مدینہ مسجد، وہ آئی تھنک اٹس ون آف دا لارجسٹ ان ساؤتھ یارکشائر. ان فیکٹ اگر میں یہ کہوں کہ پورے نارتھ انگلینڈ میں بڑی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا. اس کے آپ ٹرسٹی بھی ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر ایک پرانا کوآپریٹ سٹور ہوا کرتا تھا، کوآپریٹو سٹور ہوا کرتا تھا، اس پہ پہلے مسجد تھی. تو یہ سارا کام جو ہے یہ کس طرح ہوا؟ بھائی جاوید صاحب، آپ چونکہ یہاں اس علاقے میں جب زیادہ لوگ ساؤتھ شیفیلڈ میں موو ہوئے نا، تو یہاں عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. تو میں جو اس وقت ایشین ویلفیئر کا ممبر سیکرٹری تھا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوآپریٹو سٹور فروخت رہا ہے. کسی آدمی نے خریدا تھا لیکن اس کو پلاننگ اپروول نہیں ہوا تھا تو اسے چھوڑ دیا، تو ہم نے یہ خرید لی تھی. تو میں نے ساتھیوں سے حاجی یعقوب صاحب اور ایک دو سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا یہ خرید لو، تو وہ ہم نے خریدی. تو پھر اس کے بعد چونکہ اس کو ری ڈیولپ کیا، کچھ عرصہ اس پر گزارا کرتے رہے. کتنے عرصے میں یہ نئی مسجد جو ہے نئی جو ہے تین سالوں میں مکمل ہوئی ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ. کتنا خرچہ آیا اس پر؟ اس کا اب تو مزید بھی ہو گیا، لیکن اس وقت 5 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ 5 ملین پاؤنڈ 5 ملین اور 5 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ ہم 3 دفعہ ٹیلی ویژن پر گئے اپیل کی. باقی کسی ادارے سے پیسے نہیں ملے، عوام نہیں، اور شیفیلڈ کے عوام نے، اور خصوصی طور پہ ٹیکسی ڈرائیور. ماشاءاللہ اس پہ میں بہت ساری بات کرنا چاہتا تھا لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. کوئی میسیج کمیونٹی کے لیے آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اکٹھے ہو کر بحیثیت مسلمان. کسی کا اپنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ان کے پاس عیسائی بھی آتے تھے، نصران یہودی بھی آتے تھے. حضور نے انہیں کہا کہ لکم دینکم، آئیں بیٹھیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا وے آف لائف ہے، ہمارا اپنا، لیکن بعض چیزیں ہماری کامن ہیں اس میں. تو میرا یہ ہے کہ اکٹھے سب جو ہے ایک اللہ کے نام. بہت بہت شکریہ حاجی محمد نذیر صاحب، آپ ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ آئندہ کسی اور شو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.